पहले मैं अपना परिचय दूंगी आप लोगों को। और मेरा नाम रश्मि मौर्य है और मैं अभी जेएनयू से पीएचडी कर रही हूँ। और जेएनयू में स्कूल नेशनल स्टडीज की का जो डिवीजन है अफ्रीकन स्टडीज, वहां से मैं पीएचडी कर रही हूँ। और तो आइए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मेरा टॉपिक है आज का, कोविड-19 का भारत और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या प्रभाव है। तो चर्चा शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगी जिसमें आज मैं चर्चा करने वाली हूँ कि किस तरह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, इंटरनेशनल रिलेशंस में और भारत में किस तरह ये कोविड-19 जो है वो किस तरह सारी चीजों को प्रभावित कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि किस तरह ये वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, किस तरह ये डेमोक्रेसी को इम्पैक्ट कर रहा है हमारे वर्ल्ड में, किस तरह ये सारे सिचुएशन में जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरह फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह जो एक वर्ल्ड ऑर्डर था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो एक वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ था वो किस तरह एक फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम अक्सर सुनते आते हैं, ग्लोबलाइजेशन, न्यू लिबरल मार्केट इकोनॉमी, ये सब भी कहीं ना कहीं ये सब के ऊपर भी कोरोना का काफी गहरा इम्पैक्ट पड़ा है सारी चीजों पर। और ये सबसे ये हो रहा है कि जहां हम डी ग्लोबलाइजेशन की ओर जा रहे हैं, वैसे ही स्टेट्स की जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं, उनकी शक्तियों में विस्तार हो रहा है। इसी संदर्भ में हम चीन की भी चर्चा करेंगे कि कैसे किस प्रकार चाइना जो है वो अपने वर्चस्व को बढ़ा रहा है, और जो उसका जो एक बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो रहा है BRO, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उस पर कोरोना का क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या उसकी स्ट्रेटेजी बदली है, क्या किस तरह वो काम करेगा इन फ्यूचर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटिनेंट, अफ्रीकन कंटिनेंट, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि क्या इम्पैक्ट होगा कोविड पर आने वाले समय में। और फिर हम अपने प्यारे भारत की भी बात करेंगे। वैसे भारत के संदर्भ में कोविड का इम्पैक्ट जो है वो हम डोमेस्टिकली नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि इन रिलेशन के पर्सपेक्टिव में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये देखने की कोशिश करेंगे। एट द एंड हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर है वो कैसा होगा, क्या संभावना है, ये सब की भी आज हम इस फेसबुक लाइव में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि किस तरह हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो किस तरह इम्पैक्ट हुई है ये सारे सिचुएशन से, कोविड-19 के। तो कई ऐसी रिपोर्ट आ रही है, चाहे वो यूएन हो या अंगटाड हो, सब रिपोर्ट आ रही है जिसमें साफ तौर से देखा जा रहा है, ये साफ तौर से कहा भी जा रहा है कि जो हमारा वर्ल्ड है वो एक ग्रेट डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है, एक मंदी की ओर बढ़ रहा है। और ये जो मंदी है वो 2008 में जो आया आया था रेसेशन, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फाइनेंस की वजह से था, वहां की मार्केट के क्रैश होने की वजह से था। लेकिन जो अभी 2020 का जो रेसेशन आ रहा है वो कहीं ना कहीं हेल्थ क्राइसिस की वजह से ये फाइनेंशियल रेसेशन आ रहा है। और इसलिए इतना ज्यादा घातक हो गया क्योंकि जो हम ऐसे सिचुएशन में बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, बिजनेस भी नहीं कर पा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, और मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है तो प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है और डिमांड भी नहीं बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको पॉलिसी बनाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि डिमांड जनरेट नहीं हो रहा है, और डिमांड जनरेट नहीं होने की वजह से हम इकोनॉमी को रिवाइव कैसे करेंगे, तो ये आता है। तो इसमें जब हम मंदी की बात करते हैं तो दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी हमारे सामने आती हैं कि किस तरह क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस हो गई है और किस तरह एक कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे लीडर्स हैं, वर्ल्ड के लीडर्स हैं, उन पर एक विश्वास नहीं रह गया है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि अमेरिका, जहाँ पे अमेरिका है वहां पे डोनाल्ड ट्रम्प अक्सर जो है वो अमेरिका फर्स्ट जैसी पॉलिसी की बात करते हैं। वहीं जो ब्रिटेन के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, वो भी कहीं ना कहीं ब्रेग्जिट की बात करते हैं, ब्रिटेन की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं वहां पे
जो बड़े लीडर्स हैं उनमें भी हम देख रहे हैं कि वो काफी संरक्षणवादी नीतियों को अपना रहे हैं। तो यहाँ पे क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी आ चुकी है। वहीं दूसरी दूसरी ओर लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस है, जहाँ पे इकोनॉमी और शेयर मार्केट बिजनेस, वहां पर कुछ भी जो है वो निश्चित नहीं है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर लेके जा रहे हैं। और वहीं अगर हम मंदी की बात करते हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन का भी नाम आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। क्योंकि अगर हम देखते हैं 2008 की क्राइसिस को, तो वहां पे लोग मल्टीलेटरलिज्म की बात करते हैं कि हम इस क्राइसिस से कैसे उभरेंगे। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि हम मल्टीलेटरलिज्म का सहारा लेंगे, ट्रेड का सहारा लेंगे, ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे। लेकिन अभी अभी की सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमी को बहुत सिकोड़ रहे हैं। हम डी ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम बॉर्डर को क्लोज कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस होने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन जो हो रहा है वो प्रभावित हो रहा है। क्योंकि अगर हम देखें पिछले 2-3 महीने से जो वर्ल्ड है वो लॉकडाउन में, चाहे वो यूएस हो चाहे यूके हो, सबके मार्केट बंद है, लोग काम पे नहीं जा रहे हैं, लोग अर्न नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ही बुरा साइन है किसी भी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। और अगर हम दुनिया भर के बैंक्स की बात करें, तो वहां पर जो बैंक है वो बिजनेस हाउसेस जो होते हैं उनको लोन देकर ही पैसे कमाते हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ चुकी है कि लॉकडाउन की वजह से बिजनेस बंद है, और बिजनेस बंद होने की वजह से जो है वो एनपीए में बढ़ोतरी नहीं हो, मतलब एनपीए बढ़ रहा है, क्योंकि जो बिजनेस हाउसेस हैं वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट बंद है, इकोनॉमी बंद है, लॉकडाउन है, इसलिए एनपीए बढ़ रहा है बैंक का। तो इससे क्या हो सकता है, इसका एक ये इम्पैक्ट भी हो सकता है कि जितने भी बैंक्स हैं वो दिवालिया हो सकते हैं, इकोनॉमिक क्रैश कर सकती है। तो ये सब जो है एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट की ओर लेके जा रहे हैं। और अगर मैं इकोनॉमी की बात करती हूँ तो उसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं लॉकडाउन है, डिमांड नहीं है, तो सप्लाई भी नहीं है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी काफी कम हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई है। तो जो वर्ल्ड को एक रिसेशन की ओर लेके जा रहा है। तो अगर मैं इतने देर से रिसेशन बोल रही हूँ तो मैं आपको समझा दूं कि रिसेशन जो होता है वो उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। दरअसल जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जैसे आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो रिसेशन को इस तरह डिफाइन करता है कि अगर बहुत समय तक जो इकोनॉमी होती है वो नेगेटिव ग्रोथ में रहती है तो हम उसको रिसेशन कह सकते हैं। तो इस तरह से जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो, वर्ल्ड की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित हो रही है। अब हम देखते हैं कि कोरोना का हमारे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में और जो हमारे लोकतंत्र है उस पर किस तरह जो प्रभाव डाल रहा है, और कैसे उसका स्वरूप परिवर्तन हो रहा है डेमोक्रेसी का। हम देख रहे हैं जो मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज हैं वो जो डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रही है, या फिर कह सकते हैं कि वहां पे अथॉरिटेरियनिज्म आ रहा है कुछ हद तक, कुछ लेवल पर। मैं ये नहीं कह सकती कि सारे डेमोक्रेसी इस तरह बढ़ रही हैं, बस हम कह सकते हैं डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रही हैं। क्योंकि इस सिचुएशन में जो है वो लोगों के राइट, इस सिचुएशन में लोगों के राइट कम हुए हैं, सिविल राइट सस्पेंड हो गए हैं, और जो मीडिया है उसका भी इंडिपेंडेंस कम हो गया है, और इस वजह से डेमोक्रेसी में कमी आ रही है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, रिसेंट एग्जांपल है हंगरी में। अभी जो यूरोप का एक कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर वहां के जो प्रेसिडेंट थे विक्टर ओबान, उन्होंने एक लेजिस्लेशन पास करके ये लेजिस्लेशन पास किया कि अब उनके पास सारे कानून बनाने के पावर, अनलिमिटेड पावर आ गए हैं। और ये जो साइन है ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होता। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि कोरोना का बहाना बनाकर अच्छी अच्छी डेमोक्रेसीज जो है वो डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रही हैं, अथॉरिटेरियन रूल की ओर बढ़ रही हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह जो कोरोना क्राइसिस है वो हमारे वर्ल्ड की जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको, उसकी कमियों को, उनकी असफलताओं को किस तरह उजागर करता है। तो मैं पहले बताना चाहूंगी कि जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वो कब बने थे। वो बने थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब वर्ल्ड की स्थिति ऐसी थी कि पीस और स्टेबिलिटी को सबसे पहले हमें रिस्टोर करना था। ऐसे में यूएन जैसे इंस्टीट्यूशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे इंस्टीट्यूशन अस्तित्व में आते हैं। लेकिन जब बात ह्यूमैनिटी की आई, जब बात ह्यूमैनिटी को सर्व करने की आई, तो हम देखते हैं ये सारे इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं
इनमें जो होता है रिप्रेजेंटेटिवनेस की कमी दिखाई देती है, इररेलेवेंट से दिखाई देते हैं, क्योंकि ये टोटली इतने बड़े सिचुएशन को डील करने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाए और सारी चीजें इतने बड़े मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन के हाथों से निकल गई। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो आज तक इस चीज के लिए रेडी था कि वार हो जाएगी तो हम कैसे वॉर हो जाएगी तो हम किस तरह उस सिचुएशन को टैकल करेंगे, या न्यूक्लियर वार हो जाए तो हम क्या करेंगे, लेकिन ह्यूमैनिटी पर क्राइसिस आ जाएगी तो वो क्या करेंगे, उसके लिए वो बिल्कुल भी चुप है, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी बहुत बुरा हाल है। पूरे सिचुएशन में अगर हम WHO को देखते हैं तो उसकी पूरी लापरवाही सामने आती है और उसमें लीडरशिप में भी वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा WHO के लीडरशिप पे उंगलियां उठाई जाती हैं। ये कहा जाता है कि किस प्रकार WHO ने चाइना का साथ दिया या फिर इस वायरस को स्प्रेड होने में उन्होंने बहुत ही ज्यादा एक अजीब तरह का रवैया अपनाया है। WHO ने अगर वो समय पे इसे कंट्रोल करता तो आज ये स्थिति नहीं होती। वहीं दूसरी ओर अगर हम रीजनल ग्रुप्स की बात करें तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजनल ग्रुप होता है यूरोपियन यूनियन, जिसका हम हमेशा नाम सुनते रहते हैं, यूरोपीय यूनियन। तो अगर हम यूरोपीय यूनियन की बात करें तो ये सारे सिचुएशन को यूरोपियन यूनियन जो है वो हैंडल करने में बिल्कुल भी असफल रहा है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं तो इटली की जैसे स्थिति हो गई थी, हो गई है इनफैक्ट। तो वहां पे जो हालत है वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी यूरोपीय यूनियन का कोई खास वहां पे हम रोल नहीं देख पा रहे हैं। अभी भी वहां पे जो सप्लाईज हो रही हैं, चाहे वो मेडिकल सप्लाईज हो या जो भी इंपॉर्टेंट सप्लाईज हो, वो रशिया, चाइना और बहुत सारे अदर कंट्रीज के द्वारा की जा रही है। लेकिन यूरोपियन यूनियन के कोई भी कंट्री अगर हम देख रहे हैं, उनके बीच कोई भी कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर अगर हम देखें, यूरोपियन यूनियन की मीटिंग भी होती है, उसमें इटली जो है वो कोरोना बॉन्ड की बात करता है। तो कोरोना बॉन्ड में भी उन मेंबर कंट्री के बीच जो है वो एक सहमति नहीं बन पाती है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि कैसे एक रीजनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ऐसे सिचुएशन में भी कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। इवन वहाँ के जो यूरोपियन यूनियन के हेड हैं, लाइक फ्रांस की जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी बीच में कहा था कि इस तरह की सिचुएशन जो है, इसके बाद जो कोरोना क्राइसिस के बाद ऐसी स्थिति दिख रही है कि यूरोपियन यूनियन कोलैप्स भी हो सकता है। मतलब इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन कोलैप्स भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम उनके मेंबर में यूनिटी नहीं देख पा रहे हैं। और अगर इसी तरह सिचुएशन रही तो यूरोप में नेशनलिज्म बढ़ेगा, और नेशनलिज्म बढ़ेगा तो इसे तो जाहिर ही है कि वहां पे जो इंटीग्रेशन हुआ है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। और वैसे भी यूके अगर हम देखें तो यूके ऑलरेडी ब्रेग्जिट के तहत यूरोपियन यूनियन से अलग ही हो चुका है। अगर इसी तरह कंट्रीज यूरोपियन यूनियन से अलग होती रहेंगी तो धीरे धीरे जो ईयू की करेंसी है ना, वो भी कोलैप्स हो जाएगी। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि किस तरह जितने भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन थे, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे बहुत सारे देश आकर के वार्ता करते हैं, वहां पर वो सारे सारे इंस्टीट्यूशन फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस करंट सिचुएशन में। अब अगली बात हम करते हैं वर्ल्ड ऑर्डर की। जो मैं वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रही हूँ वो पूरा फेल होता हुआ दिख रहा है। मैंने जैसे बताया, इंस्टीट्यूशन फेल होते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो यूएन हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, सब फेल होते हुए दिख रहे हैं। वहीं लीडरशिप की कमी है। आज तक जो अमेरिका वर्ल्ड में लीडरशिप की भूमिका निभाता आ रहा था, उसमें भी हमें कमी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जो कंट्री है वो सेल्फ सेंटर्ड हो जा रही है। तो वर्ल्ड में एक लीडरशिप की कमी आ गई, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन कोलैप्स होने की कगार पे खड़े हैं। जितनी भी इकोनॉमी है, जितनी भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, वो नैरो नेशनलिज्म का पाथ अपना रही हैं। वो अपनी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं अपने तक सीमित करने का प्रयास कर रही हैं। वहीं अगर हम देखते हैं कि यूएस जैसे कंपनी है, वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना रही है। दैट मीन्स अब डोनाल्ड ट्रंप का हम हमेशा स्टेटमेंट सुनते रहते हैं, अमेरिका फर्स्ट, या फिर हम चाइना और अमेरिका के हमेशा ट्रेड वॉर के बारे में सुनते रहते हैं कि ट्रेड वॉर हो रहा है इनके बीच। क्योंकि ट्रेड वॉर में ये हो रहा है कि कोई भी जो कंट्री है वो किसी के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से टैरिफ लगा दे रही है, जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं रुक जा रहा है दूसरी कंट्री में। मतलब जो कंट्री आज तक एक दूसरे पर डिपेंडेंट थी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे, वो एक दूसरे को अब टैरिफ लगा दे रही है, ताकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो पाए, या फिर उनका जितना भी सप्लाई है, जितना भी एक्सपोर्ट है, वो उस कंट्री में ना आ पाए। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि किस तरह कंट्री प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, संरक्षणवादी नीतियां अपना रही हैं। कहीं ना कहीं हम डी ग्लोबलाइजेशन की ओर जा रहे हैं। जो कंट्री कभी ग्लोबलाइज्ड हुआ करता था, एक दूसरे से कनेक्टेड था, वो कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड होता जा रहा है। वहीं अगर हम देखते हैं कि वर्ल्ड डिप्लोमेसी में भी चेंजेस आ रहे हैं। जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है। अब मैं बताऊंगी किस तरह ये चेंज हो रहा है।
आज तक हमने जब 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 से यूएसएसआर कोलैप्स हुआ था 1990s के बाद, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि यूएस जो है वो एक लीडरशिप का रोल निभा रहा है वर्ल्ड में, एक ग्लोबल पुलिस की तरह भूमिका निभा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि अब 2008 के क्राइसिस के बाद से, जैसे वहां पे मंदी आई थी 2008 में, उसके बाद से धीरे धीरे यूएस का रोल जो है, यूएस सारी चीजों से अपने आप को खींच रहा है, चाहे वो अफगान अफगान वाला इशू हो या कोई भी इशू, या फिर ईरान न्यूक्लियर डील हो, सब में से अपने आप को खींच रहा है और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की बात कर रहा है। ऐसे में हमारे पास वर्ल्ड में एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, किस चीज का? एक पावर को गेन करने का, वर्ल्ड पावर को गेन करने का। और इस वैक्यूम में चाइना जो है वो अपना स्टेटस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि पावर स्ट्रगल हो रहा है चाइना और अमेरिका के बीच। तो इसी तरह जो है वर्ल्ड डिप्लोमेसी चेंज हो रही है। हम देख रहे हैं वर्ल्ड जो है वो खेमों में बट रहा है। अब जो वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं चाइना को लेकर के बहुत ही ज्यादा चिंतित हो चुका है। लोग अपनी जितने भी उनके कंपनीज थी, जितने भी उनसे रिलेटेड जितने भी उनके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे चाइना में, वो सबको वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड जो है अमेरिका से दूर जा रहा है, अमेरिका की लीडरशिप से दूर जा रहा है, लेकिन चाइना उस लीडरशिप को कैप्चर करना चाह रहा है। लेकिन उसके बाद भी वर्ल्ड के कंट्रीज इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक नई तरह की डिप्लोमेसी क्रिएट हो रही है हमारे वर्ल्ड में, हम इस तरह देख पा रहे हैं। वहीं इस सारे सिचुएशन को हम ये कह सकते हैं कि एक नए कोल्ड वार की ओर जा रहा है। एक न्यू कोल्ड वार हो रहा है चाइना और अमेरिका बीच, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पावर का स्ट्रगल हो रहा है। ये एक ट्रांजिशन पीरियड्स है। इसको देखकर हम कह सकते हैं कि किस तरह ये पूरा सिचुएशन जो है वो एक न्यू कोल्ड वार की तरफ बढ़ रहा है। वहीं अगर हम कोरोना क्राइसिस का वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन पर इम्पैक्ट देखें, या फिर न्यू लिबरल इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट देखें, तो हम देख पाते हैं कि कितनी बुरी तरह से ये दोनों चीजें प्रभावित हुई हैं, जिसके बारे में 1990s के बाद से कही जा रही थी कि अब वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो चुका है, अब हम एक ग्लोबल विलेज में आ गए हैं, सारी जो बॉर्डर्स हैं वो खत्म हो चुके हैं, और एक जो स्थिति थी ना ग्लोबल विलेज वाली स्थिति हो गई है, एक दूसरे से हर चीज कनेक्टेड है। लेकिन अब ये सब चीजें डूबती हुई दिख रही हैं कहीं ना कहीं। लोग, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन दूर जा रही है, हर कंट्री ग्लोबलाइजेशन से दूर जा रही है। मैंने पहले भी बताया कि सारी कंट्री अपनी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना रही है। हर कोई चाह रहा है कि हम सेल्फ रिलायंट हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो। और कहीं ना कहीं जो पूरा कोरोना का क्राइसिस है उसको ग्लोबलाइजेशन से भी जोड़ के देखा जा रहा है। कंट्रीज ये ब्लेम कर रही है कि जो कोरोना इस तरह वर्ल्ड पे फैल गया है एक वुहान जैसे कंट्री से निकलकर, इसका सीधा सा कारण ग्लोबलाइजेशन ही है। इस तरह के सवाल ग्लोबलाइजेशन पे खड़े हो रहे हैं, इस तरह के डिबेट हमारे सामने आ रहे हैं। वहीं हम अगर न उदारवादी व्यवस्था की बात करें, न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स की बात करें, जहाँ पे सारा कंट्रोल मार्केट का होता है, जहाँ की सिस्टम पे, जहाँ के देश में, मतलब स्टेट का रोल बहुत कम हो जाता है ऐसी इकोनॉमीज में। वहां पे न्यू लिबरल इकोनॉमी हमें कहीं ना कहीं दूर होती हुई दिख रही है। स्टेट का रोल फिर से बढ़ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंट्रीज जो है अपने बॉर्डर को सील कर रही है, हाइपर नेशनलिज्म आ रहा है, लोग अपने कंट्री तक सीमित रहना चाहते हैं, ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो गया है। ठीक है, इस इस सारे सिचुएशन में जो है वो न्यू लिबरल पॉलिसी को भी इम्पेक्ट कर रही है। इससे क्या हो रहा है, सारा कंट्रोल मार्केट से शिफ्ट होकर कंट्रीज के पास आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब है स्टेट का जो रोल है वो बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं। वहीं अगर हम कोरोना क्राइसिस की बात स्टेट के टर्म में करें कि क्या इसका इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट पे पूरे कोरोना क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो हम देख पाते हैं कि जो स्टेट है वर्ल्ड लेवल पे, उनकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। पहले ये होता था कि जो स्टेट होता था वो मार्केट डिपेंडेंट होता था। स्टेट का काम क्या होता था, सिर्फ पॉलिसिंग करना होता था कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक है या नहीं है, बाकी सारी चीजें मार्केट इकोनॉमी, हर चीज, सारी इकोनॉमी जो होती थी वो मार्केट से डिसाइड होती थी। लेकिन इस क्राइसिस के बाद से हम स्टेट का रोल एकदम से बढ़ता हुआ देख रहे हैं, चाहे वो सोशल स्फेयर हो, चाहे वो पॉलिटिकल स्फेयर हो, या इकोनॉमिक स्फेयर हो। तो इस तरह जो हम देख पा रहे हैं कि स्टेट का रोल बढ़ चुका है। अब मैं बताऊंगी कि किस तरह ये सारे सिचुएशन में चाइना का क्या रोल रहा, वर्ल्ड लेवल पे चाइना की स्थिति क्या हुई, किस तरह बढ़ी, और जो चाइना का जो बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उस पर क्या प्रभाव पड़ा।
तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि चाइना जो है वो पिछले 1 दशक से बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहा है। इस एग्रेशन की वजह से वो कहीं न कहीं वर्ल्ड में एक तरह का डोमिनेशन चाहता है। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहा है और वो अमेरिका को कहीं न कहीं चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम इसके एग्रेशन की बात करें, तो हम देखते हैं कि चाइना जो है ग्लोबल सप्लाई चेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है और वो अपने आप को इतने रूट लेवल पे एस्टैब्लिश कर चुका है कि हम चाइना से उभर नहीं पा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि चाइना जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के उभर रहा है हमारे सामने। अब ये तो रही बात इकोनॉमी के टर्म में। अगर हम इसके मिलिट्री टर्म में देखें या इसके पावर के टर्म में देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है। वो साउथ चाइना हो, वर्ल्ड अफेयर या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पे हो, हम चाइना का एक अलग स्टैंड देखते हैं, हम चाइना का एक अलग नज़रिया देखते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि चाइना वर्ल्ड ऑर्डर को अपने अपनी शर्तों पे अपने सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग मोड़ने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग पावर है और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि चाइना जो है, वो इस सिचुएशन को पाने में कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रहेगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाइना इस पैंडेमिक से उभर चुका है और बहुत अच्छे से चीज़ों को डील किया हुआ है और कई उसकी मेजर सिटीज़ हैं, बड़े-बड़े इकोनॉमिक हब हैं जो उनकी सिटीज़ में, वो कोरोना से इम्पैक्ट नहीं हुए जितना वर्ल्ड की इकोनॉमी इम्पैक्ट हो चुकी है। तो ऐसे सिचुएशन में चाइना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन के उभर रहा है। वहीं हम उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें, तो जो उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, अगर उसके नेगेटिव टर्म में बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि इस जी हाँ, इसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इम्पैक्ट कर सकता है ये जो कोरोना क्राइसिस है क्योंकि इसमें फंडिंग में कमी आएगी। क्योंकि कहीं न कहीं भले चाइना सारी सिचुएशन से उभर गया है, लेकिन कहीं न कहीं इसके फंडिंग में जो है वो कमी आ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोसेस में भी कमी आ रही है क्योंकि जहाँ बीआरओ प्रोजेक्ट है, कम से कम 70 कंट्रीज में बीआरओ प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, जो कि 2013 से स्टार्ट हुआ था। वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कंट्रीज है वो तो कोरोना इम्पैक्टेड है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि बीआरओ को कहीं न कहीं एक धक्का लग रहा है मतलब वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी आने वाले समय में। लेकिन चाइना जो है अब चाइना की स्ट्रैटेजी बीआरओ को लेकर बदल गई। अगर मैं अपने एनालिसिस से बताऊं तो ये पूरे सिचुएशन में कोरोना के सिचुएशन में जो चाइना की हेल्थ डिप्लोमेसी रही है उसने बीआरओ प्रोजेक्ट के साथ उसको चाइना ने बीआरओ प्रोजेक्ट के साथ जोड़ने की कोशिश की है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि उसने मैरीटाइम सिल्क रूट को ऑफिशियली एक न्यू स्ट्रेटेजी के रूप में चाइना हेल्थ सिल्क रोड के रूप में उसने स्टैब्लिश करने की बात कही और कई इंटरनेशनल फोरम्स और कई कॉन्फ्रेंसेस में उसने सिल्क रूट को जो आज तक इकोनॉमी था इकोनॉमिक के टर्म में था वो अब हेल्थ के टर्म में हो गया है इस पूरे सिचुएशन के बाद से। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह चाइना अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ऑर्डर। तो हम ये देख पा रहे हैं चाइना बहुत ही बड़े लेवल पे हेल्थ डिप्लोमेसी भी कर रहा है और अब चाइना नई तरह की कनेक्टिविटी चाहता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो काम वो कहीं ना कहीं रुक गया है हम देख रहे हैं। इसलिए चाइना नई तरह की कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहा है जैसे कि कम्युनिकेशन के माध्यम से, जैसे कि 4G नेटवर्क के माध्यम से। इस तरह हम देख रहे हैं कि चाइना पूरे इस सिचुएशन में एक डोमिनेटिंग पावर के रूप में उभर रहा है और उसका जो बीआरओ प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं उस चीज को सपोर्ट कर रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो अफ्रीकन कंट्री में किस तरह पड़ रहा है। तो अक्सर हम जब हम कोरोना की बात करते हैं, कोरोना क्राइसिस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम यूएस की बात करते हैं, एशिया कंटिनेंट की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, लेकिन हम अफ्रीका को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। आज तक हम अफ्रीका को इग्नोर करते आए हुए हैं, लेकिन अफ्रीका के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है और इसके इम्पैक्ट को भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि रिसेंटली अभी यूएन की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में ये कहा था कि अगर ऐसा ही कोरोना बढ़ता रहा या ऐसा ही कोरोना का हाल रहा तो कोरोना का नया एपिसेंटर जो होगा वो अफ्रीका होगा। अगर मैं अफ्रीका में हेल्थ फैसिलिटी की बात करूं या वहां के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो वो बहुत ही ज्यादा पुअर है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अफ्रीका में अभी भी 1000 लोगों पे 1.8 बेड हैं ओनली। अगर वहां पे स्थिति खराब होती है तो बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी, वो नया एपिसेंटर बन जाएगा। अगर हम वहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट की बात करें अफ्रीका की या फिर मेडिसिन की बात करें तो वहाँ पे आज भी 94% मेडिकल इक्विपमेंट्स हो या मेडिसिन हो वो इम्पोर्ट हो रहे हैं, जिसमें से 50% यूरोप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। मतलब अफ्रीका का जो इम्पोर्ट है 94% का,
मतलब वो जो मेडिकल की सप्लाई लेता है उसमें से 50% जो है वो यूरोप ही उसको फुलफिल कर रहा है। तो ऐसी स्थिति जो यूरोप, जिसमें यूरोप खुद फंसा हुआ है, ऐसे में अफ्रीका में ऐसी क्राइसिस आती है तो बहुत ही बड़ा इश्यू हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा इश्यू हो जाएगा। चाहे वो सामान इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट को पहुँचाने का हो या गुड्स एंड सर्विस के डिलीवर करने का हो, बहुत ही ज़्यादा जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगी। आज अगर हम अफ्रीका में हेल्थ की बात करें, वहाँ पे 56% जो लोग हैं वो बहुत ही स्लम वाले एरिया में रहते हैं, बहुत ही कंजेस्टेड से एरिया में रहते हैं, जहाँ पे उनकी हेल्थ कंडीशन भी अच्छी नहीं है और उन सेवरल डिसीज हैं, चाहे वो जीका वायरस हो, चाहे वो HIV एड्स हो, बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, वो अफ्रीका में अभी भी बहुत ही लेवल पे, बहुत ही बड़े लेवल पे पाई जाती है। ऐसी स्थिति में अगर कोरोना अफ्रीका में जाता है या अफ्रीका में उसका प्रभाव ज्यादा रहता है तो अफ्रीका में बहुत ही ज्यादा गहरे लेवल पर इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि अफ्रीका किस लेवल तक कोरोना से प्रभावित हो सकता है, जो कि हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। ये वर्ल्ड के लिए बहुत ही चिंता और सोचने का विषय हो जाता है। अगर हम रिलीफ पैकेज की बात करें तो अफ्रीका को भी रिसेंटली रिलीफ पैकेज की जरूरत है, क्योंकि अगर अफ्रीका को हम रिलीफ पैकेज नहीं दे पाए तो वो सारे सिचुएशन को हैंडल करने और इससे उभर पाने में वो बहुत ही ज्यादा असक्षम हो जाएगा। वहीं अगर हम इसकी बात अगर हम कोरोना पोस्ट कोरोना की बात करते हैं, अफ्रीका में कोरोना जाने के बाद की स्थिति की बात करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पॉवर्टी बढ़ेगी, बहुत ही ज़्यादा सब बेरोज़गारी बढ़ेगी, लोग भुखमरी बढ़ेगी। तो ये जो स्थिति है वहाँ की, वो उसको हमें समय रहते सँभालना होगा, समय रहते देखना होगा। तो ये तो था अफ्रीका के संबंध में। अब हम देखेंगे कोरोना का प्रभाव हमारे भारत के संबंध में हम देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं डोमेस्टिक लेवल पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है इकोनॉमी पे या और भी चीज़ों पे, राइट्स पे, ये सब पे मैं डिस्कस नहीं करूँगी। मैं इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में डिस्कस करना चाहूँगी। इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव पे, फॉरेन पॉलिसी से के पर्सपेक्टिव में कि कैसे इंडिया को इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर हम इंडिया पे नेगेटिव इम्पैक्ट को देखें कोरोना के, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेड और डेवलपमेंट पे बहुत ही बुरा इंडिया को प्रभाव पड़ा है कोरोना का। और वहीं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे भी इसके बहुत ही बुरा असर पड़ा है। अभी हम रिसेंटली हम देख रहे हैं कि इंडिया भी जो है वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना रही है कहीं न कहीं। हम भी सेल्फ आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं। हम भी अपने जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री है उनको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि ये सारे जो सेक्टर्स हैं, वहाँ पे कोरोना का बहुत ही ज़्यादा बुरा असर हुआ है। बेरोज़गारी आई हुई है, क्योंकि लोग काम पे नहीं जा पा रहे थे, लॉकडाउन की वज़ह से फैक्ट्रीज़ बंद थी। ये सब का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। वहीं हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो जो रेमिटेंसेस हैं, जो प्रवासी भारतीय के द्वारा जो पैसा भारत में आता था, जो भेजा जाता था, उस पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। एक रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग जो रेमिटेंसेस है उसमें 23% की कमी आई है। तो ऐसे डेवलपिंग कंट्री भारत जैसे देश जो जिनके जिनकी जीडीपी में रेमिटेंसेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, वहाँ पे रेमिटेंसेस कम हो जाते हैं तो उसकी इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि ये पूरे सिचुएशन में कि कोरोना ने रेमिटेंसेस पे प्रभाव डाला है। इवन हमारे प्रवासी भारतीय जो दूसरे देशों में हैं, उनके जॉब्स पे असर हुआ है। तो ये इस तरह के हम देखते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। वहीं अगर हम इंडिया की बात वर्ल्ड लेवल पे करें, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के रूप में करें, तो इंडिया जो है वो कहीं न कहीं मल्टीलैटरलिज़्म को बढ़ावा दे रहा है। इंडिया का हमेशा से ये अप्रोच रहा है कि वो किस तरह मल्टीलैटरलिज़्म को बढ़ावा देगा इंटरनेशनल फोरम में, रीजनल फोरम में। क्योंकि हम जानते हैं जो इंडिया है वो हमेशा से अ अ, नाम का फाउंडिंग मेंबर रहा है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का फाउंडिंग मेंबर रहा है और उसने हमेशा उसकी लीडरशिप का भी काम किया है। तो ऐसे में उसने हमेशा से बहुपक्षवाद को बढ़ावा दिया है, मल्टीलैटरलिज्म को बढ़ावा दिया है। लाइक अभी रिसेंटली जो ब्रिक्स की समिट हुई थी, वहाँ पे भी ब्रिक्स कंट्री ने वहाँ पे रिलीफ फंड की बात की गई है। अलग-अलग डिप्लोमेसी, अलग-अलग चैनल्स का ब्रिक्स कंट्री ने सहारा लिया है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। वहीं चाइना जो है, मैं चाइना को पहले ही बता चुकी हूँ कि वो हेल्थ मैरीटाइम सिल्क रूट की बात कर रहा है हेल्थ सेक्टर में, वो भी मेडिकल डिप्लोमेसी का काम कर रहा है। रशिया भी जो है वो अपने एक्सपर्ट्स यूएस भेज रहा है, अपने डॉक्टर्स
डॉक्टर्स कोरोना इन्फेक्टेड कंट्रीज को प्रोवाइड कर रहा है। वहीं जो साउथ अफ्रीका है, ब्रिक्स का एक कंट्री है, वो भी जो है वो पान अफ्रीकन नेटवर्क के तहत अफ्रीका में भी अवेयरनेस का काम कर रहा है। अफ्रीका में वो काफी एक्टिव है। तो इस तरह हम अगर ब्रिक्स का रोल देखते हैं या ब्रिक्स में भारत का रोल दिखता है तो एक पॉजिटिव रोल दिखता है हमें। वहीं सार्क की बात करें तो अभी रिसेंटली 10-20 डेज पहले सार्क की जो वर्चुअल समिट हुई थी, उसमें भी हम देखते हैं कि जो इंडिया है वो इंडिया ने ही इस समिट को जो है वो इनिशिएट किया था और सार्क कंट्री के साथ एक बैठक की थी, क्योंकि एज अ साउथ एशिया में भारत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन है। ऐसे में वो सार्क 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 का मेंबर भी है और ऐसे में वो सारे कंट्रीज के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना सकता है, स्पेशली अपने पड़ोसी देशों के साथ। ऐसे में अब अगर हम सार्क की बात करते हैं तो यहाँ पे भी रिलीफ फंड की बात की गई है, रैपिड रिस्पॉन्स टीम की बात की गई है और जो हमारे पड़ोस की छोटी छोटी कंट्री है उसके साथ कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने की बात की गई है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे भारत जो है, कैसे हमारा इंडिया जो है वो एक मल्टीलैटरलिज्म को कैसे बढ़ावा दे रहा है पूरे इस इशू में। वहीं G20 की समिट में भी इंडिया का एक बहुत ही अच्छा रोल रहा है। तो हम पूरे सिचुएशन में, हम इस कोविड की सिचुएशन में हम देखते हैं जहाँ पे मल्टीलैटरलिज्म की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो सिंगल कोई कंट्री सॉल्व नहीं कर सकता है। ऐसे में सारी कंट्री को साथ आना ही होगा और साथ आने के लिए मल्टीलैटरलिज्म को बढ़ावा देना होगा। लेकिन हम एक तरफ देख रहे हैं वर्ल्ड जो है वो मल्टीलैटरलिज्म से दूर भाग रहा है, वहीं इंडिया जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह मल्टीलैटरलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। तो हम ये इंडिया का एक पॉजिटिव पॉइंट के रूप में देख सकते हैं। वहीं हम अगर इंडियन ओशन में हम देखें तो इंडिया जो है, इंडियन ओशन की कई आइलैंड कंट्री है, लाइक सेशल्स है, मॉरिशस है, मालदीव है, वहां पे मेडिकल इक्विपमेंट्स भेज रहा है, मेडिकल सप्लाईज भेज रहा है। वो सब छोटी छोटी कंट्री है, आइलैंड कंट्री है। तो अब अफ्रीका में भी कई एड प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह जो पूरे सिचुएशन में जो इंडिया का रोल रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है। इंडिया कहीं ना कहीं पॉजिटिव गुडविल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, एक सॉफ्ट पावर के रूप में इस पूरे रीजन में उभर कर आ रहा है। वहीं हम इंडिया की मेडिकल डिप्लोमेसी को भी देखें, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वर्ल्ड की कम से कम ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा कंट्री को इंडिया ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो एक्सपोर्ट किया है। कई पैरासिटामोल के टैबलेट्स भी पैरासिटामोल भी पैरासिटामोल और कई मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, कई ऐसी दवाइयां हैं जो इंडिया बहुत ही बड़े लेवल पे बड़ी बड़ी कंट्रीज को, छोटी छोटी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है और कुछ कंट्री को एड के रूप में दे रहा है। तो हम पूरे सिचुएशन में हमने ये देखा कि कैसे इंडिया पर कोरोना का नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ा, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री होने की वजह से इंडिया ने इस सारे सिचुएशन को किस तरह डील किया, हमने ये भी इस स्लाइड में देखा। अब हमारे सामने ये सिचुएशन आता है कि पोस्ट कोरोना वर्ल्ड कैसा होगा, क्या होगा, कैसी संभावनाएं होंगी, क्या होगा। तो ऐसे कई यहाँ पर हम नहीं जानते कि पोस्ट कोरोना वर्ल्ड क्या होगा, क्योंकि वर्ल्ड जो है अभी 2019 से पहले और कोरोना आने पर जो हम अभी ट्रांजिशन फेज में है, इसके बाद का जो फेज होगा वो पोस्ट कोरोना वर्ल्ड होगा। कई कई ऐसे डिबेट हो रहे हैं, कई ऐसे डिस्कशन हो रहे हैं कि ये पोस्ट कोरोना जो वर्ल्ड है वो कैसा होगा, क्या होगा पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में। तो हम देखते हैं, अगर हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट में देखते हैं तो यहाँ पे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन होंगे, लोग ट्रैवलिंग कम पसंद करेंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा अपने देश तक सीमित रहेंगे। यहाँ पे जो है डिप्लोमेसी जो है वो हम इंटरनेशनल लेवल पे ना देखकर हम एक वर्चुअल डिप्लोमेसी को देखेंगे, एक नई तरह की डिप्लोमेसी को देखेंगे जिसकी शुरुआत अभी हो चुकी है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह बंद थी, तो जो डिप्लोमेसी थे, जो वर्ल्ड के लीडर थे, वो वर्चुअली वीडियो कैम, वेब कैम, वेबिनार के माध्यम से आके अपने यहाँ पर जो वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम एक नई तरह की डिप्लोमेसी को देख पा रहे हैं। तो ये मे बी ये पोस्ट कोविड वर्ल्ड में भी ये डिप्लोमेसी हमें देखने को मिलेगी। वहीं जो सोसाइटीज है, जो वर्ल्ड की सोसाइटीज होंगी, डिफरेंट सोसाइटीज होंगी जो आज इंटीग्रेटेड थी, आज तक कोरोना के पहले तक जो इंटीग्रेटेड थी, ग्लोबल विलेज होता था, वो सब चीजें कल्चर का हम देखते थे कल्चर किस तरह मिक्स हो गए हैं, वो सब देखते थे। वो सारी चीजें जो हैं वो फिर से एक तरह से देखें हम, वो फिर से पीछे जाएंगी। कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है वो सेल्फ सीकिंग होंगी, जो सोसाइटी है अब सेल्फ सेंटर्ड होती जाएंगी। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी अब संकुचित होंगी, अब सोसाइटी जो है वो इंटरेक्ट नहीं करेंगी। ये सिचुएशन आने वाले समय में भी हो सकता है। वहीं जो इकोनॉमी है वो सेल्फ लेड होती दिखी हमें दिखाई देंगी। जो इकोनॉमी है वो अब कम से कम डिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो चलेगा, लेकिन जिस लेवल पे ग्लोबलाइजेशन था या जिस लेवल पे फ्री ट्रेड था, पार्टनरशिप थी, वो कहीं ना कहीं हमें कम होता हुआ दिखाई देगा। तो जो इकोनॉमीज हैं वो सेल्फ लेड होती हुई दिखाई देगी हमें। लेकिन अब इस सारी सिचुएशन में
ज़रूरत क्या है, सॉल्यूशन क्या है या क्या करना चाहिए कंट्रीज़ को, ये एक क्वेश्चन आता है। तो ऐसे में जो कंट्रीज़, जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं, वो कहीं न कहीं प्रोटेक्शनिज़्म को अपना रहे हैं, कहीं न कहीं वो इस तरह से ग्लोबलाइज़ेशन को बायकॉट कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमें अभी सबसे ज़्यादा मल्टीलैटरलिज़्म की ज़रूरत है। सारे कंट्रीज़ को एक साथ आने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो क्राइसिस है, वो एक कॉमन क्राइसिस है और जब का कॉमन क्राइसिस होता है, तो इसका सॉल्यूशन जो होता है, वो कभी भी इंडिविजुअली नहीं निकाला जा सकता। यहाँ पे कंट्री को आना ही होगा, मल्टीलैटरलिज़्म को बढ़ावा देना ही होगा और इस तरह एक हमें नए पॉलिटिकल ग्लोबलाइज़ेशन की ज़रूरत होगी। आज तक हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्लोबलाइज़ेशन हो रहा था, सारी इकोनॉमिक्स कनेक्टेड हो रही थी, सारी व्यवस्थाएँ, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टेड हो रहा था। लेकिन अब हमें एक पॉलिटिकल ग्लोबलाइज़ेशन की ज़रूरत है। अब हमें एक राजनीतिक रूप से जुड़ने की ज़रूरत है, राजनीतिक सक्रियता की ज़रूरत है, तभी हम इस सारे सिचुएशन से जुड़ सकते हैं। और इस सारे सिचुएशन में एक नए सोशल कॉन्टेक्ट, एक नए सोशल ऑर्डर ऑर्डर की ज़रूरत है, जो पूरी तरह से सारे कंट्री को जोड़ कर रखेगा। जो एक ऐसे ऐसे वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें सारी कंट्री जुड़ी होंगी, सारी कंट्री एक कॉमन क्राइसिस को डील कर रही होंगी। और अब हमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर भी देखने को मिल सकता है क्योंकि जो वर्ल्ड ऑर्डर था, जो हम सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देखते हैं, उसमें जो है कोरोना आने के बाद से पूरे चेंजेस हमें दिखाई देने बहुत ही ये जो चेंजेस हैं वो बहुत ही ब्रॉड लेवल पे चेंजेस हम देख चुके हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया जो हमारे पास जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, हमारे पास जो भी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन थे, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थे, वो कहीं न कहीं फेल होते दिख रहे हैं। तो ऐसे में हमें नए वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत है, नए इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है या फिर जो पुराने इंस्टीट्यूशन हैं उनमें अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंजेस की ज़रूरत है। इस तरह हमें एक ग्लोबल रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह हम एक कोरोना क्राइसिस से एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर जाएँगे। तो इस तरह मैंने आप लोगों को ये पूरे लेक्चर में ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार जो ये वर्ल्ड ऑर्डर है कोरोना की वजह से, जो वर्ल्ड ऑर्डर है किस तरह प्रभावित हुआ है, जो हम आज तक जिस वर्ल्ड ऑर्डर में जीते आए थे वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, किस तरह वो काम कर रहा है और वो किस तरह बदलेगा या वो किस तरह बदल सकता है। इन सारी चीज़ों का हम लोगों ने आज डिस्कशन किया। अब हम ये देख रहे हैं कि भारत में इसका क्या इम्पैक्ट हुआ और किस तरह भारत ने सारी चीज़ों को डील किया, कैसे अफ्रीका में इसका इम्पैक्ट हुआ, कैसे जो वर्ल्ड अफ़ेयर थे, वर्ल्ड ऑर्डर थी वो पूरी चेंज हो गई। किस तरह जो ग्लोबलाइज़ेशन का प्रोसेस था वो टोटली स्लोबलाइज़ेशन की ओर बढ़ने लगा। मतलब वो टोटली जो जो पूरा प्रोसेस था वो रिवर्स होने लगा। इस तरह हम लोगों ने सारे सिचुएशन को आज डील किया। तो मेरा उद्देश्य आप लोगों को एज़ अ इंटरनेशनल स्टडीज़ स्टूडेंट आप लोगों को ये बताना मेरा उद्देश्य था कि कैसे हम आज तक जो क्राइसिस को हम इंडिविजुअल लेवल पे फेस कर रहे थे, सोसाइटी के लेवल पे फेस कर रहे थे। लेकिन इंटरनेशनल एरिना भी एक ऐसा एरिना है जिसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं हमारे सोसाइटी पे पड़ता है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या हो रहा है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर का मेरा ये उद्देश्य था कि मैं आप लोगों तक ये बात पहुँचाऊँ, ये चीज़ें बताऊँ कि इंटरनेशनली, ग्लोबली सारे वर्ल्ड में सिचुएशन क्या है, कंट्री का रिस्पॉन्स किस तरह से है। तो इस तरह अ, हम देख सकते हैं किस तरह सबका रिस्पॉन्स रहा है, क्या-क्या चेंजेज़ आए हैं इंस्टीट्यूशन में, किस तरह जो इंस्टीट्यूशन कंट्रीज़ का जो है वो अ रवैया किस तरह रहा है, चाइना किस तरह इकोनॉमी को कैप्चर करने की कोशिश किया है और कैसे उसने ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लोबल सप्लाई चेन में एक प्लेयर बन के आया है। तो इस तरह हमने बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चन्स, कुछ सजेशन आए हुए हैं, चलिए उनको लेते हैं। अ, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कोमल के द्वारा ये ये पूछ रहे हैं अम ग्रोथ रेट एस्टिमेट इंडिया की अच्छी है, पर चाइना और इंडिया का कंपेयर किया जाए तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बट दोनों में चाइना एंड इंडिया दोनों में कंपेयर करें तो मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि किस तरह अगर इंडिया और चाइना का ग्रोथ रेट कंपेयर करें तो वो पॉजिटिव रहेंगे। हाँ, जैसे कि मैं बता रही हूँ, एक यूएन की रिपोर्ट आई थी अंकटाड की उसमें ये कहा गया था कि जो यूएस की इकोनॉमी है, जो ईयू की इकोनॉमी है, वो कहीं न कहीं फेल हो चुकी है, कहीं न कहीं बहुत क्राइसिस में है, कोलैप्स कर रही हैं। लेकिन रिलेटिवली अगर हम एशियन इकोनॉमीज़ की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की बात करें, चाइनीज़ इकोनॉमी की बात करें, ये सब बड़े मार्केट हैं।
ये सब जो है वो रिलेटिवली काफ़ी अपने आप को होल्ड कर पाए हैं और इन फ्यूचर ये अपने आप को होल्ड कर लेंगे। तो अगर अगर ये पूछना है कि चाइना और इंडिया में अगर हम कंपैरिज़न करके बताएँ, तो अगर मैं चाइना और इंडिया की बात करूँ, तो चाइना की अगर बात करें पहले, तो चाइना जो है वो पैंडेमिक में बहुत ही हद तक कंट्रोल पा चुका है। ऐसे सिचुएशन में वो सबसे पहले अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देगा, वर्ल्ड ऑर्डर पे ध्यान देगा और वो दे भी रहा है। हम देख रहे हैं चाइना जिस तरह से पिछले 1 महीने में जो चाइना का इंटरनेशनल बिहेवियर रहा है, वो साफ-साफ शो कर रहा है कि वो पैंडेमिक से काफ़ी हद तक उभर चुका है। और अगर हम दोनों की ग्रोथ रेट की बात करें, तो चाइना का जो ग्रोथ रेट है, हाँ, अभी जो रिसेशन था, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे हो या स्टेट के लेवल पे हो, वो रिसेशन रहेगा। लोग कंट्री जो है वो नेगेटिव ग्रोथ पे रहेंगी, पर धीरे-धीरे ये इकोनॉमी रिवाइव कर लेगी और स्पेशली चाइना की बात करें तो चाइना ज़रूर रिवाइव करेगी क्योंकि मैंने पहले ही बताया है, वो ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है और ना चाहते हुए भी कंट्रीज़ जो हैं वो पुल आउट नहीं कर सकती चाइना से। क्योंकि कहीं न कहीं ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से चाइना इतना ज़्यादा जितना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है कंट्री से, इतना आसान नहीं है कंट्री को उसे पुल आउट करना। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया रिलेटिवली चाइना से कम इंटरकनेक्टेड है। लेकिन हाँ, जो इंडिया है वो बेसिकली जो है वो इम्पोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है और जो चाइना है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन है। तो कहीं न कहीं हम दोनों की अ, इस पे बात करें, ग्रोथ रेट पे बात करें, तो अभी इंडिया का जो सिचुएशन है कोरोना का, उसपे कंट्रोल नहीं आया है। तो हम एस्टिमेशन अभी इंडियन इकोनॉमी का नहीं लगा सकते कि क्या होने वाला है सिचुएशन पर। हाँ, चाइना का ये कह सकते हैं कि हाँ, चाइना ने कुछ हद तक रिवाइव कर लिया है और आने वाले समय में चाइना जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में उभर कर हमारे सामने आने वाला है। तो इस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह ये जो इंस्टीट्यूशन है वो रिएक्ट कर रहे हैं, चाइना किस तरह रिएक्ट कर रहा है। तो ये था आज का हमारा सेमिनार। अगर आपको और भी क्वेश्चन या क्वेरी हैं कोई भी किसी भी तरह की, तो आप मुझसे फेसबुक पे या मैसेज के माध्यम से या ज़ूम में जो मुझे सुन रहे हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अदरवाइज़ इस सेशन को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूँगी। वैसे मुझे यहाँ पे कोई नए क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, तो मैं इस सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा ये सारी सिचुएशन इंटरनेशनल रिलेशन में जो भी सिचुएशन है। वैसे अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेरीज़ होंगी, कुछ भी पूछना होगा तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं अपनी फ़ेसबुक आईडी और मेल शेयर कर दूँगी तो आप मुझसे बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन के इश्यू पे, अफ्रीका पे बेसिकली मैं अफ्रीका पे काम कर रही हूँ। मैं पीएचडी जो है वो इथियोपिया की डायस्पोरा पॉलिसी पे कर रही हूँ। तो अफ्रीका के बारे में भी आपसे अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझसे बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं कभी भी किसी भी वक़्त।